कभी ट्रेन में सफर किया है? खिड़की वाली सीट पर बैठकर, जब घर और पेड़ एकदम तेजी से पीछे भागते हैं। हाँ, बिल्कुल। मेरे चाचा ने एक बार कहा था कि ट्रेनें तो बस कोई 150 साल पुरानी बातें हैं। तो मेरे मन में आया, जब इतनी तेजी नहीं थी तो क्या लोग एक ही जगह पर पूरी जिंदगी बिता देते थे? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में हमारे शुरुआती पूर्वज शायद हमसे कहीं ज्यादा यात्रा करते थे। अच्छा। हाँ, और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। हम समय में बहुत पीछे जाएंगे, लगभग 20 लाख साल पहले, और समझने की कोशिश करेंगे कि इस उपमहाद्वीप में रहने वाले सबसे शुरुआती लोग वो कैसे जीते थे। तो मतलब आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्हें हम शिकारी संग्राहक कहते हैं। हाँ, आखेटक खाद्य संग्राहक। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या बदला कि हजारों साल घूमने फिरने के बाद उन्होंने एक जगह बसकर खेती करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। ये सिर्फ जीवन शैली का बदलाव नहीं था, ये सोच का बदलाव था। ये वाकई इंसान के इतिहास की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है। तो शिकारी संग्राहक नाम से तो लगता है कि जीवन बड़ा सरल रहा होगा। शिकार किया, फल फूल इकट्ठे किए और खा लिया। ऊपर से देखने में सरल लगता है, पर असल में ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति पर चलता था। उनका एक जगह से दूसरी जगह घूमना कोई बेतरतीब भटकना नहीं था। अच्छा। हाँ, स्रोत हमें इसके पीछे कई ठोस कारण बताते हैं। जैसे? सबसे सीधा कारण तो यही लगता है कि अगर आप एक ही जगह पे रहेंगे तो वहां का खाना पीना खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये पहला और सबसे बुनियादी कारण है, संसाधनों की समाप्ति। अगर एक समूह एक ही जगह पर ज्यादा दिन रुकता तो वो आसपास के पौधे, फल, छोटे मोटे जानवर सब खत्म कर देते, तो उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ता था। पर ये तो बस एक हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। जानवर खुद एक जगह नहीं टिकते। एकदम सही। हिरण, जंगली मवेशी, ये सब चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो जो लोग इनका शिकार करते थे उन्हें भी इनके पीछे पीछे जाना पड़ता था। वो इन जानवरों की आदतों को बहुत गहराई से समझते थे। तो एक तरह से उनके दिमाग में जानवरों के आने जाने का नक्शा होता होगा। बिल्कुल। और सिर्फ जानवरों का ही नहीं, ये तीसरा कारण है, पेड़ पौधों का भी। पेड़ पौधों का? वो कैसे? सोचिए, हर फल का एक मौसम होता है। आम गर्मियों में मिलता है तो कोई और चीज सर्दियों में। तो इन लोगों को पता होता था कि किस मौसम में किस इलाके में कौन सा फल या जड़ मिलेगी। उनका पूरा साल एक मौसमी कैलेंडर के हिसाब से चलता था। अच्छा, तो ये सब भोजन से जुड़ा है। लेकिन एक और चीज है जिसके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता, पानी। हाँ, ये सबसे जरूरी वजहों में से एक है। कई नदियां और झीलें तो हमेशा भरी रहती हैं, पर कई मौसमी होती हैं, सूखे मौसम में सूख जाती हैं। तो उन्हें पानी की तलाश में भी घूमना पड़ता था। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं, ये कोई भटकना नहीं था, ये एक बहुत ही परिष्कृत, एक जीवित नक्शा था जो उनके दिमाग में था। ये तो कमाल है। पर यहां एक सवाल आता है, ये बातें तो लाखों साल पुरानी हैं, हमें ये सब पता कैसे चलता है? वो अपने पीछे ऐसा क्या छोड़ गए? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका श्रेय जाता है पुरातत्ववेदों को। वो एक तरह से जासूस होते हैं जो अतीत के सुराग खोजते हैं। और इस मामले में सबसे बड़ा सुराग क्या है? उनके औजार, खासकर पत्थर के औजार। पत्थर के औजार? सुनने में तो बहुत साधारण लगता है, मतलब एक पत्थर ही तो है। पर वो सिर्फ पत्थर नहीं थे, वो उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थे। उन्होंने लकड़ी और हड्डी के औजार भी बनाए, पर वो तो समय के साथ गल गए। पत्थर टिकाऊ होता है और ये औजार उनकी बुद्धिमानी का सबूत है। बुद्धिमानी कैसे? मतलब क्या क्या कर लेते थे इन पत्थरों से? सोच कर देखिए, मांस काटने से लेकर हड्डी तोड़ने तक, पेड़ की छाल उतारने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए, फल और जड़ें काटने के लिए। कर कोई जड़ निकाल रहे हैं। बिल्कुल। और एक दूसरे चित्र में तो जानवरों की खाल से बने कपड़ों को सिलने के लिए भी ऐसे ही नुकीले पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है। अरे वाह। और यही नहीं, वे इन पत्थरों में हड्डी या लकड़ी का हैंडल लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाते थे। शिकार ज्यादा सुरक्षित हो जाता था। लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी जैसे औजार भी, जिनसे झोपड़ियां बनाते होंगे। हाँ, ये उनके स्विस आर्मी नाइफ की तरह थे। एक औजार कई काम। तो ये औजार तो मिल गए, लेकिन ये मिले कहाँ? मतलब क्या हमें उनके घर भी मिले हैं? हाँ, मिले हैं। पुरातत्ववेद ऐसी जगहों को पुरास्थल कहते हैं और अक्सर ये जगह होती थी प्राकृतिक गुफाएं
और चट्टानी आश्रय। जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका। वो तो बहुत प्रसिद्ध जगह है। भीमबेटका इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये प्राकृतिक आश्रय उन्हें बारिश, धूप, हवा सबसे बचाते थे। लेकिन जो बात इन जगहों को असाधारण बनाती है वो कुछ और है। आप दीवारों पर मिली चित्रकला की बात कर रही हैं। हाँ, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की कई गुफाओं की दीवारों पर हजारों साल पुराने चित्र मिलते हैं। और ये सिर्फ लकीरें नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कुछ चित्र देखे हैं। उनमें एक जान है, एक गति है। शिकार करते हुए लोग, दौड़ते हुए जानवर। सही कहा। ये सोचना ही कमाल है कि कोई मशाल की टिमटिमाती रोशनी में पत्थर की दीवार पर अपने आसपास की दुनिया को इस तरह जिंदा कर रहा था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो अपनी दुनिया को कितनी बारीकी से देखते थे। लेकिन उनके जीवन में एक और खोज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी खोज जो उन्हें अंधेरे और ठंड पर जीत दिला सकती थी। आग। निस्संदेह। और इसका भी हमारे पास सबूत है। कुरनूल गुफाओं में राख के ढेर सारे अवशेष मिले हैं। इससे ये साबित होता है कि वो आग जलाना जानते थे। हाँ, और उसका इस्तेमाल करना भी। जरा सोचिए, आग की खोज उनके लिए कितनी बड़ी बात रही होगी। ये सिर्फ खाना पकाने से तो कहीं ज्यादा थी। बहुत ज्यादा। आग का मतलब था प्रकाश। मतलब रात में भी गुफा के अंदर जीवन संभव था। गर्मी भी, ठंड से बचने के लिए। और सबसे जरूरी, सुरक्षा। खतरनाक जंगली जानवरों को आग दूर रखती थी। और हम मांस भूनकर खाना, उसे पचाना भी आसान हो जाता होगा। बिल्कुल। शरीर को ज्यादा ऊर्जा मिलती थी। आग पर काबू पाना इंसान के अस्तित्व की लड़ाई में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। तो अब तक हमने देखा कि ये शिकारी संग्राहक कैसे प्रकृति के साथ एक गहरे तालमेल में जी रहे थे। लेकिन फिर लगभग 12,000 साल पहले कहानी ने एक नाटकीय मोड़ लिया। हाँ, एक महान बदलाव। और इसकी शुरुआत हुई खुद धरती से। दुनिया की जलवायु बदलने लगी। हिमयुग खत्म हो रहा था और पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही थी। और इस गर्माहट का नतीजा ये हुआ कि कई इलाकों में बर्फ पिघली और दूर दूर तक घास के बड़े बड़े मैदान हो गए। एकदम सही। और जब घास के मैदान बढ़े तो घास खाने वाले जानवरों की संख्या में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। जैसे हिरण, भेड़, बकरी, गाय। हाँ, अब इंसानों के लिए भोजन ज्यादा आसानी से उपलब्ध था। तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके व्यवहार को और करीब से देखने लगे होंगे, है ना? बिल्कुल। वो क्या खाते हैं, उनके बच्चे कब पैदा होते हैं, ये सब। और इसी अवलोकन से एक क्रांतिकारी विचार का जन्म हुआ। क्या हो अगर हम इन जानवरों का पीछा करने के बजाय इन्हें पकड़कर अपने पास ही रख लें? अच्छा। यहीं से पशुपालन की शुरुआत हुई। हाँ, पर ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना रहा तो नहीं होगा। मेरा मतलब है, एक जंगली जानवर को पालतू बनाना ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये पालतूकरण या डोमेस्टिकेशन की एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी जो हजारों सालों तक चली। लोगों ने जानबूझकर उन जानवरों को चुना जो स्वभाव से शांत थे। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने उनका प्रजनन कराया और धीरे धीरे वे आज के पालतू जानवरों में बदल गए। ये तो जानवरों की बात हुई। इसी दौरान क्या पौधों की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था? हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे मौसम बदला, गेहूं, जौ और चावल जैसी अनाज वाली घास प्राकृतिक रूप से उगने लगी। लोगों ने, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने इन्हें भोजन के लिए इकट्ठा करना शुरू किया। और इकट्ठा करते करते वे समझने लगे होंगे कि बीज से पौधा कैसे उगता है, फसल कब पकती है। सही पकड़ा। और यहीं पर वो वैचारिक छलांग लगी। हजारों सालों से इंसान प्रकृति से जो मिलता था उसे स्वीकार करता था। पहली बार उन्होंने सोचा, क्या हम भोजन को अपनी मर्जी से उगा सकते हैं? इंतजार करने के बजाय खुद पैदा कर सकते हैं। हाँ, और इसी सोच के साथ वे शिकारी संग्राहक से किसान बन गए। उन्होंने भी पौधों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। सबसे अच्छे, सबसे बड़े दानों वाले पौधों को चुना और उन्हीं के बीज बोए। वाह! ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ते का जंगली पूर्वज था और सबसे पहले उगाए गए पौधों में गेहूं और जौ शामिल थे। और खेती करने का मतलब था कि अब आप पहले की तरह घूमते फिरते नहीं रह सकते। सही कहा। जब आप बीज बोते हैं तो आप उस जमीन से बंध जाते हैं। आपको पौधे की देखभाल करनी होती है, उसे पानी देना होता है, उसकी रक्षा करनी होती है। और इसी ने एक स्थायी बसे हुए जीवन को जन्म दिया। बिल्कुल। और जब फसल पकती होगी तो एक नई समस्या आती होगी, इतना सारा अनाज रखें कहाँ?
हाँ, भंडारण या स्टोरेज एक बड़ी चुनौती थी और इसी जरूरत ने नई खोजों को जन्म दिया। लोगों ने बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा। टोकरियां बुनना शुरू किया होगा। हाँ, या जमीन में गड्ढे खोदकर भी अनाज जमा करते थे। और जानवर भी तो एक तरह से चलते फिरते स्टोर रूम थे। क्या खूब कहा। वे भोजन का एक चलता फिरता भंडार थे। उनसे दूध मिलता था और जरूरत पड़ने पर मांस भी। भोजन की आपूर्ति बहुत भरोसेमंद हो गई। इस नए बसी हुए जीवन शैली के साथ क्या उनके औजारों में भी कोई बदलाव आया? हाँ, इस नए युग को नव पाषाण या नियोलिथिक कहते हैं, मतलब नया पत्थर युग। इस समय के पत्थर के औजार पहले से ज्यादा उन्नत थे। उन पर पॉलिश करके उनकी धार को बहुत तेज और महीन बनाया जाता था। और इसी दौर में कुछ ऐसे औजार भी आए जो आज भी हमारी रसोई में हैं। हाँ, अनाज पीसने के लिए ओखली और मूसल का इस्तेमाल शुरू हुआ। सोचना दिलचस्प है कि हजारों साल बाद भी ये तकनीक हमारे जीवन का हिस्सा है। तो क्या हमें ऐसे शुरुआती गांवों के सबूत मिले हैं जहां ये सब हो रहा था? हाँ, कई पुरास्थलों से। जैसे कश्मीर में बुर्जहोम नाम की एक जगह है जहां लोग जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहते हैं। अच्छा, गड्ढों में घर, शायद ठंड से बचने के लिए। हाँ, शायद यही वजह थी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है मेहरगढ़, जो आज के पाकिस्तान में है। शायद ये इस क्षेत्र के सबसे पुराने गांव में से एक है। यहाँ क्या मिला है? यहाँ हमें गेहूं और जौ उगाने और भेड़ बकरी पालने के सबसे शुरुआती सबूत मिलते हैं। और मेहरगढ़ के घर कैसे थे? यहाँ हमें चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, जिनमें 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे। कुछ कमरे शायद भंडारण के लिए इस्तेमाल होते होंगे। ये तो एक संगठित समुदाय की निशानी लगती है। बिल्कुल। मेहरगढ़ में एक और बहुत ही दिलचस्प चीज मिली है जो उनके विश्वासों की तरफ इशारा करती हैं। आप कब्रों की बात कर रहे हैं? हाँ, वहाँ कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में तो मृतक के साथ कुछ बकरियों को भी दफनाया गया है। बकरियों को? इसका क्या मतलब हो सकता है? पुरातत्वविदों का अनुमान है कि शायद वे मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे और उनका मानना होगा कि ये बकरियां अगले जहां में मृतक के भोजन के काम आएंगी। वाह, ये हमें उनके सिर्फ रहन सहन के बारे में नहीं बल्कि उनकी सोच के बारे में भी बताता है। हाँ, उनकी आस्था के बारे में भी। तो ये थी लाखों वर्षों में फैली एक अविश्वसनीय यात्रा। कहाँ वो लोग जो प्रकृति के हर संकेत को पढ़ते हुए लगातार घूमते रहते थे, और कहाँ ये लोग जो एक जगह बसकर गांव बनाकर किसान और चरवाहे बन गए। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी जो हजारों सालों में पूरी हुई। लेकिन इसी बदलाव ने शहरों, राज्यों और आज की हमारी इस जटिल दुनिया की नींव रखी। यहाँ एक बात सोचने वाली है। स्रोत बताते हैं कि खेती की शुरुआत के बाद भी कई इलाकों में लोग शिकार और संग्रहण करते रहे। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और कभी-कभी तो लोग मौसम के हिसाब से इन दोनों गतिविधियों को मिला भी लेते थे। मतलब ये कोई एक तरफा रास्ता नहीं था कि हर कोई किसान बन गया। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जरा सोचिए, अपने पड़ोसियों को खेती करके एक जगह बसते हुए देखने के बाद भी कुछ समूहों ने अपना पारंपरिक घुमंतू जीवन जारी रखना क्यों चुना होगा? उन्हें अपने पुराने तरीकों में ऐसी क्या खूबी या कौन सी आजादी दिखी होगी जो उन्हें एक जगह बसने वाले जीवन से बेहतर लगी?